ओके जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से जो प्रीवियस टॉपिक हमारा रह गया था, और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपकी एक तरह से जो मेनिंजेस थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने जनाब पहले एपीड्यूरल स्पेस और आपकी सब ड्यूरल स्पेस को जो हमने कंप्लीट डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारी एक स्पेस रह गई थी उसमें क्या आता है, उसमें जनाब आता है आपके सब अरेक्नोइड स्पेस। और उस सब अरेक्नोइड स्पेस को मतलब कि फिजियोलॉजी तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन अब हमने उसका क्या पढ़ना है, आज हमने जो पढ़ना है वो उसकी एक पैथोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं आपके एक तरह सब अरेक्नोइड, क्या आपके एक तरह से सब अरेक्नोइड हेमरेज, क्या कहते हैं उसको, एक तरह से सब अरेक, इसको अपनी हीमाटोमा, आपकी हीमाटोमा नहीं लिखना, आपका एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है और आपका सब ड्यूरल हीमाटोमा होता है, लेकिन आपकी जो सब अरेक्नोइड हेमरेज होती है हीमाटोमा नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये क्यों आपका एक तरह से हीमाटोमा होता है, मतलब कि हीमाटोमा नहीं होता, आपका हेमरेज होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने लिखना है कि जो आपका हीमाटोमा होता है मतलब कि वो एक ब्लड क्लॉट होता है, आपका जो ब्लड होता है वो जम जाता है, ब्लड के क्या वो क्लॉट बन जाता है आपकी ब्लड वेसल के बाहर, ठीक है। तो सेम इसी तरह क्या होता है कि आपका जो सब अरेक्नोइड हेमरेज होता है, सब अरेक्नोइड हेमरेज में भी आपकी क्या होती है, छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं, ठीक है। उन वेसल्स में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल कल हमने देखा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। तो कल हमने क्या देखा था, कल हमने ये देखा था कि यार ये जो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस होती है, कौन सी आपकी ये जो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस होती है, इस सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है, इस सब अरेक्नोइड स्पेस में एक तो आपका सीएसएफ होता है, क्या आपका सीएसएफ होता है, और आपका ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन आपका सीएसएफ में फ्लोट कर होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आज मतलब कि जिसको हम डिस्कस करेंगे वो इसमें सर्कल ऑफ विलस, ठीक है। क्या होता है, इसमें छोटी छोटी वेसल्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम आपका एक सर्कल ऑफ विलस कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहना कि यार ये जो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस में इसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, अभी हम जो है वो मतलब कि सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे, आपकी काजी से डिस्कस करेंगे। तो किसी भी वजह से क्या होता है कि जो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस में आपकी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं, लाइक आपकी जो सर्कल ऑफ विलस पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर वो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस में पड़ी हैं, और ये जो सब अरेक्नोइड स्पेस में आपकी छोटी छोटी वेसल्स पड़ी हैं ये रप्चर हो जाएं, ठीक है, ये मतलब बर्स्ट हो जाएं, ये फट जाएं, तो इनसे जितना भी आपका ब्लड है, ठीक है, इनके इनमें जितना भी आपका एक तरह से ब्लड है, वो ब्लड आपकी इन वेसल से निकल के आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस में आ जाए, ठीक है। जब वो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इसमें तो सीएसएफ है, इसमें सीएसएफ है आपके सब अरेक्नोइड स्पेस में। तो आपका ब्लड जो होगा वो इस सीएसएफ में क्या होगा, जो आपका ब्लड होगा, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, सीएसएफ के साथ। जब वो आपका ब्लड जो होता है वो आपके सीएसएफ के साथ मिक्स होता है ना, ठीक है, आपका जो ब्लड होता है जब वो सीएसएफ के साथ मिक्स होता है तो इसको हम एक तरह से क्या होता है, आपका हेमरेज हो जाता है, मतलब कि आपने क्या हेमरेज। क्योंकि कल हमने देखा था कि यार जब भी आपकी ब्लड वेसल्स से जो होता है आपका ब्लड बाहर निकलता है तो वो जम जाता है, आपका एपिड्यूरल हीमाटोमा और सब ड्यूरल हीमाटोमा में वो क्लॉट बन जाता है। लेकिन क्योंकि आपकी जो सब अरेक्नोइड स्पेस है इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें सीएसएफ पड़ा हुआ है, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा हुआ है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ना, एक बात इसकी ये होती है कि ये आपके ब्लड को जमने नहीं देता, ये आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, एक बात आपने याद रखनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी मतलब कि इसकी रीजन ये है कि ये जो आपका सीएसएफ होता है ना, ये क्या होता है, ये आपके एक तरह से फ्लूइड होता है, एक बिल्कुल आपका वाटरी वाइटिश फ्लूइड होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से आपका बिल्कुल वाटरी होता है और आपका एक तरह से वाइटिश किस्म का जो है फ्लूइड होता है। जब ये आपका फ्लूइड होता है, ठीक है, तो जब आपका ब्लड जो होता है इस फ्लूइड के साथ मिलता है ना, ठीक है, तो वो मतलब कि फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देना स्टार्ट कर देता है, लाइक आपका जो फ्लूइड होता है सीएसएफ होता है, इसका नॉर्मली जो कलर होता है वो वाटरी होता है, और बिल्कुल आपके एक तरह से वाटरी होता है, और आपका एक तरह से मतलब कि उसका मतलब वाटरी होता है और कलरलेस होता है, उसका कोई खास कलर नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन जब आपका ब्लड जो होता है उस आपके फ्लूइड के साथ मिल जाता है तो उस आपके सीएसएफ के कलर को तो चेंज कर देता है, लाइक उसका जो कलर होगा सीएसएफ का उसको एक तरह से रेड तो कर देगा, लेकिन क्योंकि वो एक फ्लूइड के साथ मिल जाता है तो इसी वजह से वो मतलब कि वहां पे फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देता है, फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टीज देना स्टार्ट कर देता है। और ये एक कंडीशन होती है कि आपका जो ब्लड होता है वहां पे एक तरह से क्लॉट नहीं बनाता। एक तो आपने कहना है कि यार सीएसएफ जो होता है वो आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, दूसरा आपने कहना है कि जब आपका ब्लड जो होता है वो सीएसएफ में मिक्स होता है तो सीएसएफ एक फ्लूइड है, ठीक है, और वाट आपका जो ब्लड है ये भी एक फ्लूइड है। तो जब एक फ्लूइड में मिलता है तो वो दूसरे एक मतलब कि क्या करते हैं, फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से आपने कहना है कि आपका हमेशा और हमेशा सब अरेक्नोइड हेमरेज होता है, सब अरेक्नोइड हीमाटोमा नहीं होता।
होता, इसमें आपका ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से होती है डेफिनेशन कि आपका एक तरह से सब अरेक्नोइड हेमरेज होता है और आपका सब अरेक्नोइड हीमाटोमा जो है वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आपको कंडीशन पता चल गई। अब हम आते हैं लाइक ये जो आपका सब अरेक्नोइड हेमरेज है, इसकी हम क्या लिखते हैं, इसकी हम जरा पहले डेफिनेशन लिखते हैं। आपने कहना कि ब्लीडिंग होती है, क्या होती है कि आपके एक तरह से ब्लीडिंग इन सब अरेक्नोइड स्पेस, ब्लीडिंग इन सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। जो आपका सब अरेक्नोइड स्पेस होगा, ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस कहाँ पे होती है, यानी कि जो आपके एक तरह से पाया मैटर से ऊपर और अरेक्नोइड मैटर के जो नीचे स्पेस होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब अरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। तो जब भी आपके सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, वहां पे जो ब्लड वेसल उनका हेमरेज हो जाए, उन ब्लड वेसल से ब्लड निकल के आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस में आ जाए, और वो उसकी खासियत ये होती है कि सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर आपका ये जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है, क्योंकि वहां पर CSF होता है, ठीक है। और दो रीजन की वजह से आपको मैं बता चुका हूँ कि वो आपका ब्लड वहां पे क्लॉट नहीं होता, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हीमाटोमा नहीं होता, यहाँ पे हेमरेज होती है, ठीक है। तो ये आपने इसमें कहना है कि ब्लीडिंग इन सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है, तो उसको हम सब अरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं। अब हम आते हैं कि यार ये जो आपकी ब्लीडिंग होती है इसकी काजिज क्या है, इसकी वजह क्या है कि लाइक आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर ब्लड जो है वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं इसकी सारी काजिज के ऊपर, ठीक है। तो पहली जो आपने काजी इसमें लिखनी है वो होता है आपका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। क्या होता है कि आपका एक तरह से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जिन्होंने फार्मा मुझसे पढ़ी थी, मैंने उनको वहां पे जो है वो डिटेल्स, जब हमने जो है वो CVS की फार्मा पढ़ रहे थे, ठीक है, तो CVS की फार्म डिफरेंस बिटवीन सब अरेक्नोइड स्पेस एंड सब अरेक्नोइड हेमाटोमा प्लीज। बट मतलब कि आपको बता तो चुका हूँ, मतलब कि अभी मैं आपको यह दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका क्या होता है कि जो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस होती है ना, सब अरेक्नोइड स्पेस में भी आपकी ब्लीडिंग होती है, जिस तरह हमने कल पढ़ा था आपका एक तरह से मतलब कि सब अरेक्नोइड स्पेस एंड सब अरेक्नोइड हीमाटोमा। कोई क्वेश्चन है? देखो कल हमने ये पढ़ा था कि ये जो आपका क्या होता है कि ये आपकी स्पेस होती है, ठीक है, आपकी एक तरह से अरेक्नोइड मैटर के ऊपर, और सॉरी आपका जो पाया मैटर होता है, जो पहली आपकी होती है लाइक मेनिंजीज होती है, इसकी इसको पाया मैटर कहते हैं। तो इसके ऊपर जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। क्योंकि ये जो दूसरी लेयर होती है ये आपकी अरेक्नोइड मैटर होती है, क्या होती है, आपकी एक तरह से अरेक्नोइड मैटर होता है, ठीक है। तो इसके नीचे जो स्पेस होती है उसको हम सब अरेक्नोइड स्पेस कहते हैं, और जब इसके अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए ना, तो इसको हम एक तरह से कहते हैं आपका मतलब कि सब अरेक्नोइड, मतलब कि सब अरेक्नोइड हीमाटोमा कहते हैं, सब अरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो मैं आपको लास्ट में दोबारा बता दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। तो आपने कहना कि क्या होता है कि जब भी आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हम सब अरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं, आपने इसको हीमाटोमा नहीं कहना, ये मैं आपको वजह बता चुका हूँ। अब हम आते हैं इसकी काजिज के ऊपर। पहली जो काज आपने लिखनी है उसमें क्या होता है कि आपका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन। जिन्होंने मुझसे फार्मा पढ़ी थी मैंने उनको वहां पे डिटेल से बताया था कि वहां पे आपके मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मतलब कि हमने हाइपरटेंशन पढ़ी थी। एक तो आपकी एक तरह से मतलब कि आपकी लाइक इमरजेंसी हाइपरटेंशन होता था, आपकी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता था, ठीक है। वो सारी कंडीशन मैंने आपको जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन की थी, और फिर मैंने जो है वो बारी बारी उनका जो आपका एक तरह से मतलब कि ट्रीटमेंट होता था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें क्या होता है कि जब भी एक मलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है, और वहां पे मतलब कि जब आपकी कंडीशन पहुंच जाती है कि आपका हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए और आपका एक तरह से लाइक रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो जाए, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन यानी कंट्रोल से बाहर हाइपरटेंशन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, ठीक है, तो उस सब अरेक्नोइड स्पेस में आपकी जो सर्कल ऑफ विलस होता है, सब अरेक्नोइड सर्कल ऑफ विलस होता है, और सर्कल ऑफ विलस में जो आपकी छोटी छोटी ब्रीक वेसल्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्रीक वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन होगा, हाइपर टेंशन क्या है, यानी कि एक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और ब्लड प्रेशर क्या है, जब आपका ब्लड जो होता है वो आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन होगा, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा, तो वो इन ब्लड प्रेशर जो होगा इन ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो इसकी वजह से आपकी ये छोटी छोटी जो वेसल्स होंगी वो रप्चर हो जाएंगी, वो टीयर हो जाएंगी, वो बर्स्ट हो जाएंगी। तो आपके सारे का सारा जो ब्लड होगा वो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कहना कि अनकंट्रोल यानी कि बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन जो होगा वो क्या करेगा, वो आपको ब्लीडिंग करवा देगा सब अरेक्नोइड स्पेस में ड्यू टू रप्चर ऑफ सर्कल ऑफ द विलस ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये आपने कहना है। अब दूसरी कंडीशन के ऊपर आते हैं कि दूसरी काज इसमें क्या है, तो आपने कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें काज आती है वो होती है आपकी एक तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। क्या होता है, आपकी एक तरह से कॉन्जेनिटल डिजीज होती है आपकी किडनी की, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक यानी कि आपका क्या होता है कि आपका
मतलब कि पोली यानी कि बहुत ज्यादा आपकी किडनी के अंदर सिस्ट बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, ये आपकी किडनी है, ठीक है, ये आपकी किडनी है। फिर इससे नीचे क्या निकलता है, इसके नीचे आपका यूरेटर निकलता है। अब नॉर्मली जो आपकी किडनी होती है ना, ठीक है, वो तो मतलब कि सेहतमंद होती है, उसमें ऐसी कोई भी सिस्ट नहीं होती। सिस्ट क्या होती है, यानी कि सिस्ट को अगर हम कहें कि सिस्ट होती क्या है, यानी कि सिस्ट यानी कि एक ऐसी मतलब कि पैकेट होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी कैविटी होती है, या एक ऐसी मतलब कि मतलब आप कह सकते हैं कि पैकेट होता है, वेजिकल होती है, एक ऐसी पैकेट होता है, ऐसी वेजिकल होती है जिसके अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा होता है। क्या होता है, आपका फ्लूइड इकट्ठा होता है, उसको हम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बाय बर्थ जो होता है ना, आपका जो बेबी होता है, ये आपकी कॉन्जेनिटल डिजीज होती है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लूइड कैविटी, बिल्कुल, इसको सिस्ट भी कहते हैं, पैकेट भी कहते हैं, वेजिकल कह लें। तो आपकी जो आपका किडनी होता है, इसमें बहुत ज्यादा इस तरह आपकी जो है वो सिस्ट बन जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी फ्लूइड से भरी भरी सिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह लगता है कि जैसे आपके किडनी को किसी ने रोस्ट किया है, ठीक है, जिसने मतलब कि किडनी को आप रोस्ट करते हो, ठीक है, किसी चीज को रोस्ट करते हो, ठीक है, आग के ऊपर जो है वो उबाल उसको देते हो, बॉईल करते हो, तो उसकी वजह से आपकी किडनी मतलब कि किसी भी आपके ऑर्गन के अंदर जो है वो मतलब कि आप मतलब कि वहां पे सिस्ट बन जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे आपकी किडनी को किसी ने बॉईल किया हो, रोस्ट किया हो। तो इसमें आपकी कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या होता है कि आपका सब अरेक्नोइड आपका क्या होता है, आपका हेमरेज होता है। अब वजह क्या है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में जनाब आपका ये हो रहा है, आपका सब अरेक्नोइड हेमरेज हो रहा है। देखो आपको पता है एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा रास सिस्टम का, कौन सा, आपका रास सिस्टम का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसको हम कहते हैं रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आपका रास कैसे कहते हैं, रीनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको जनाब पता हो, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको बताता चलो कि क्या होता है कि हमारे पास जो होता है ना, जो हमारा लाइक लीवर होता है, उससे क्या बनता है, उससे हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजिन कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजिन आपके लीवर से बनता है। जैसे एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है वो आपके लीवर से बनता है ना, तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपकी एंजियोटेंसन वन के अंदर। किसमें, आपके एक तरह से एंजियोटेंसन वन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किसकी मदद से कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास एक मतलब कि हार्मोन होता है, इंजाइम होता है, जिसको हम रीनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनिन कहते हैं। रीनिन क्या करता है, ये आपकी एंजियोटेंसिनोजिन जो आपके लीवर से बनता है, उसको एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन वन होता है, ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है आपकी एंजियोटेंसिन टू के अंदर। किसके अंदर, एंजियोटेंसिन टू के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम एसीई कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये आपका जो है वो लंग के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। जो आपके लंग होते हैं, उनके आपके लंग की एल्विलाई होती है, उनके अंदर लाइक आपकी कैपिलरीज जहाँ पे होती है, वहां पे ये आपका स्टेप हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका एंजियोटेंसिन टू बन जाता है, इस एंजियोटेंसिन का काम ये होता है कि मतलब सिंपल समझो, इसके तो बहुत ज्यादा काम है। इसका काम ये होता है कि जनाब ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, ठीक है। किसके पास जाता है, आपके एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, जो आपकी किडनी के ऊपर ग्लैंड है। तो वहां पे क्या बनाता है, एक मतलब कि आपका एल्डोस्टीरोन बनवाता है, ठीक है, आपका हार्मोन बनवाता है, जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टीरोन। ये एल्डोस्टीरोन आपने समझना है सिंपल कि इस एल्डोस्टीरोन का जो फंक्शन होता है, एंड रिजल्ट होता है, इसने आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो हाइपरटेंशन करनी होती है, इसने आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल इंक्रीज करना होता है, आपके जनाब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना होता है। बहुत सारी मतलब की कंडीशन से कर सकते हैं आप, सिंपल समझो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, हाइपर टेंशन करवाना, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है रास का। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि आपकी किडनी से अन्य व आपका रीनिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, बहुत ज्यादा आपके एक तरह से, बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा आपका रीनिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब मुझे ये बताएं, जब बहुत ज्यादा मतलब कि अन्य आपका रीनिन प्रोड्यूस होगा, तो बहुत ज्यादा आपके लीवर से एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट होगा। बहुत ज्यादा एंजियोटेंसिन वन बनेगा, जो एंजियोटेंसिन टू भी ज्यादा बनेगा। बहुत ज्यादा एंजियोटेंसिन टू बनेगा तो आपका एड्रिनल ग्लैंड को ज्यादा से ज्यादा मैसेज आएगा, भाई एल्डोस्टेरोन ज्यादा से ज्यादा बनाओ। एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा बनेगा, जब बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरोन बनेगा, तो आप मुझे ये बताओ, आपको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन नहीं हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगी। जब आपको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो हमने पहली कंडीशन में क्या पढ़ा था, मतलब कि आपका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। और जिनको फार्मा याद हो, तो वहां पे मैंने कहा था कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम क्या देते हैं, हम पहले तो उस मतलब कि एज के लिहाज से हमने कहा था कि उसको कैल्शियम चैनल मतलब सॉरी आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं, एज के लिहाज से बता रहा हूँ।
या हम उसमें क्या देते हैं, हम उसके एस इनहिबिटर देते हैं, ऐसे ही बताया था ना, एस इनहिबिटर देते हैं। या फिर अगर दोनों मतलब कि ना हो तो हमने जनाब उसको मिला के दे देते हैं, इसको दोनों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। अगर फिर भी ठीक ना हो तो हम जनाब तीसरी ड्रग ऐड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डायूरेटिक ऐड कर देते हैं। और जब वो पेशेंट, ठीक है, जब वो पेशेंट आता था वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे आपने 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन तो दिया है, उसमें डायूरेटिक का इंक्लूड होना जरूरी था, उसमें आपने तीनों ड्रग तो दी हैं, लेकिन मेरे ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वजह क्या है? तो फाइनल जो इसकी वजह होती थी, मैंने आपको बताया था कि हम स्पाइरोनोलैक्टोन ऐड कर देते थे, स्पाइरोनोलैक्टोन ऐड कर देते थे। तो स्पाइरोनोलैक्टोन ऐड करने के बाद आपको क्या हो जाता था? बिल्कुल, स्पाइरोनोलैक्टोन ऐड करने के बाद आपका जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाता था, और वो आपके एक से रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की बात होती थी। तो यही वो कंडीशन तो डेवलप होगी, ठीक है, अगर आपको वो कंसेप्ट याद हो तो दोबारा से ये कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी, ठीक है, दोबारा से कंडीशन डेवलप हो चुकी है, एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो चुका है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो चुकी है, अनकंट्रोल्ड मलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो चुकी है। और जब बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगी तो आपकी जो सर्कल ऑफ विलियर्स क्या होंगी, फट नहीं जाएंगी, वो बर्स्ट हो जाएंगी, मतलब वो रप्चर हो जाएंगी। जब वो रप्चर हो जाएंगी वहां हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी सब अरेक्नोइड स्पेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका सब अरेक्नोइड क्या कहते हैं, आपका हेमरेज कहते हैं, ना कि हीमाटोमा कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन होगी। अब हम आते हैं कि यार इसकी मतलब कि दूसरी क्या वजह है, दूसरी क्या वजह है, तो आपने कहना है कि बैरी एन्यूरिज्म, क्या कहते हैं आपके एक तरह से बैरी एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। बैरी एन्यूरिज्म मैंने आपको पढ़ाया था बायोकेम के अंदर, हम मार्फन सिंड्रोम लाइक जो वो सारी कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने जब वो बैरी एन्यूरिज्म, सेकुलर एन्यूरिज्म का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मतलब कि चौथी कंडीशन आप लिख लो साथ ही, मार्फन सिंड्रोम, ठीक है, और मार्फन सिंड्रोम में ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। मतलब कि दोनों कंडीशन अभी आप लिख लो, मैं समझाता हूँ आपको, बैरी एन्यूरिज्म और मार्फन सिंड्रोम। इस कंडीशन के अंदर भी हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन के अंदर भी हम आपके एक तरह से देख लेते हैं सब अरेक्नोइड हेमरेज को। वजह क्या है कि यार बैरी एन्यूरिज्म और मार्फन सिंड्रोम के अंदर जनाब हम जो है वो आपका सब अरेक्नोइड आपके एक तरह से हेमरेज देख रहे हैं। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार एन्यूरिज्म का क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बताता चलो कि एन्यूरिज्म क्या होता है। मतलब कि जब भी आपकी ब्लड वेसल की आउट पाउचिंग हो जाए, ठीक है, आउट पाउचिंग, ठीक है, आपने लिखने के आउट पाउचिंग ऑफ ब्लड वेसल, जब भी आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी क्या हो जाए, आउट पाउचिंग हो जाए, मतलब कि आपका फॉल्स ल्यूमन बन जाए। क्या मतलब है आउट पाउचिंग का, क्या मतलब है आपके फॉल्स ल्यूमन का, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पता है कि नॉर्मली अगर मैं कंसीडर करूं, ये क्या है, ये जनाब आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है। और आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो फिर भी आपको मतलब कि तकरीबन पता होगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, कितनी, आपकी 3 लेयर्स होती हैं। इसमें जो अंदर लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका क्या कहते हैं, आपकी ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। जो दूसरी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, ऐसे ही है ना, ट्यूनिका मीडिया कहती हैं। जो तीसरी लेयर होती है सबसे बाहर वाली, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, ठीक है, आपका ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। ये 3 लेयर्स होती हैं आपकी एक ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। ये आपने कहना है एक ब्लड वेसल जो है वो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, दूसरी को हम जनाब आपके एक तरह से ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और जो सबसे बाहर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। तो ये आपने समझना है। अब ये नॉर्मल जो होते हैं इस तरह आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी वजह से क्या हो जाए, कॉन्जेनिटली लाइक आपकी जो ट्यूनिका इंटीमा है या आपका ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, ये या ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये मतलब कि सही तरह ना बने, ठीक है, ये लेयर जो होती है ये इनमें एरर हो, जिसको हम कॉन्जेनिटल एरर भी कहते हैं, ठीक है। ये एरर हो मतलब कि हम जब जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना आपकी या जीआईटी या जीआईटी के रिलेटेड आपकी सर्जरी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपकी काफी जो है वो आपके हर्निया आते हैं, और हर्निया की भी काफी टाइप होती हैं, और एक एक हर्निया की भी आगे मजीद टाइप है, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि आपका कोई भी जब कॉन्जेनिटल एरर होता है, उस तरह आपकी लाइक कोई भी लाइक आपकी जो वेसल्स होती है, आपकी ब्लड वेसल, कोई भी स्मूथ मसल वो सही तरह नहीं बनता। जब वो सही तरह नहीं बनता तो इसका मतलब अब वो जो लेयर होती है जो जब वो सही तरह नहीं बनेगी, इसका अब वो लेयर वीक हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी, ऐसा ही है ना, वो कमजोर हो जाएगी। तो जब ये आपकी लेयर सही तरह नहीं बनती, एक तो ये या एक पेशेंट है उसमें बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो इस तरह नॉर्मली होती है, इनकी बाहर की तरफ जो आपकी ब्लड वेसल लाइक ये तीनों लेयर्स होती हैं ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती हैं, ठीक है। अगर 3 लेयर्स हैं तो 3 लेयर जो
होंगी ना, ये इस तरह प्रोट्रूड कर जाएंगी, ठीक है, बाहर की तरफ निकल आएंगी, ठीक है। तो इस तरह आपकी क्या होती है, इस तरह जनाब आपकी एक तरह से जो लाइक आपकी प्रोट्रूजन हो जाती है। देखिए नॉर्मली ये थी आपकी ब्लड वेसल, अब क्या हुआ कि अब जनाब यहाँ पे आपकी कुछ वेसल्स की जो लेयर्स थी, उनकी तीनों लेयर्स, याद रखें ये तीनों लेयर्स आपकी बाहर आ चुकी हैं, ठीक है। जब ये तीनों लेयर बाहर आ चुकी है तो ये आपकी आउट पाउचिंग बन चुकी है, एक बाहर की तरफ लाइक आपका डाइवर्टिकुलम बन चुका है, एक बाहर की तरफ जो वो आपकी लाइक प्रोट्रूडिंग हो चुकी है किसी स्ट्रक्चर की। तो इसको हम कहते हैं आपकी एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है, एन्यूरिज्म। ये मतलब कि आपका ये नॉर्मली आपका ल्यूमन था, अब ये एक और ल्यूमन भी बन चुका है, ठीक है, फॉल्स ल्यूमन बन चुका है, इसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। एक तो ये होता है, एक कंडीशन ये होती है कि एक कंडीशन में मैंने आपको बताया कि आपकी तीनों की जो तीनों लेयर्स हैं ये बाहर की तरफ निकल आई हैं। अब कुछ कंडीशन में ये होता है कि जो आपकी लेयर्स होती है ना, एक तो लेयर सही रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जो अंदर वाली लेयर है वो तो सही है, ट्यूनिक का इंटीमा तो सही है। हो सकता है कि उसकी जनाब जो दो लेयर्स हैं आपके ट्यूनिक का मीडिया और ट्यूनिक का एडवांटेज जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो बेस ऑन उस इस बिना के ऊपर, इस बेस के ऊपर यार कितनी जो आपकी लेयर्स हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, तो हमने आपकी जो एन्यूरिज्म है ना, इसको एक तो हम कहते हैं आपका ट्रू एन्यूरिज्म, ठीक है, एक हम कहते हैं ट्रू एन्यूरिज्म कहते हैं, और एक हम कहते हैं आपका सूडो एन्यूरिज्म। सूडो एन्यूरिज्म का ये मतलब होता है कि अगर आपकी तीनों वैस आपकी जो तीनों लेयर्स हैं वो बाहर की तरफ ना आए, तीनों लेयर बाहर की तरफ प्रोट्रूड ना हो, उनमें से एक आ जाए, उनमें से दो आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सूडो एन्यूरिज्म। और अगर उनमें से तीनों लेयर बाहर आ जाएं तो इसमें हम कहते हैं आपकी ट्रियो एन्यूरिज्म, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आपकी ट्रियो एन्यूरिज्म कहते हैं। और मार्फन सिंड्रोम में भी हमने देखा था कि उसमें भी बेरी एन्यूरिज्म हो रहा था, लाइक अभी मैंने आपको एन्यूरिज्म का बताया था, और मार्फन सिंड्रोम में भी हमने आपका इस ये चीजें देखते हैं कि एन्यूरिज्म वाली। अब ये तो एन्यूरिज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका है, अब बेरी एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है। अब मैंने वहां पे आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी उस वक्त आपको, कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल्स है ना, अगर ब्लड वेसल से आपकी इस तरह एन्यूरिज्म हो जाए और वो इस तरह लगे जैसे कोई आपकी बेरी होती है, आपने बेरी वगैरह खाई होंगी ना, आपकी चेरी जिस तरह होती है, ठीक है, बेरी वगैरह, तो उस तरह आपकी इस तरह जिस तरह बाहर एक जो गुब्बारा होता है, जिस तरह गुब्बारे की तरह जो है वो गुब्बारा का एक छोटा गुब्बारा होता है, जिसको मतलब कि आप पंजाबी में वो भी कहते थे, आपको समझ लग गई होगी, ठीक है, जो छोटा गुब्बारा होता है, उस तरह वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है और वो बिल्कुल रेडिश होता है, बिल्कुल रेड कलर का होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेरी एन्यूरिज्म कहते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मैंने आपके लिए एक प्यारा सा जनाब यहाँ पे जो है वो निकाली थी कल, ये देखें, ठीक है, मतलब कि ये अगर हम यहाँ यहाँ पर देखें इसको, तो ये बिल्कुल रेड कलर की है, मतलब कि आपकी ब्लड है रेड कलर की है। तो इस तरह निकल, जिस तरह आपकी एक तरह से बेरी होती है, ठीक है, जिस तरह मतलब कि बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है, जिस तरह बेरी होती है इस तरह आपकी एक तरह होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी सेकुलर एन्यूरिज्म भी होती है, बेरी एन्यूरिज्म भी कहते हैं, वो डिपेंड करती है इसकी शेप के ऊपर, ठीक है। अभी आप समझो कि आपकी बेरी एन्यूरिज्म ये है, ठीक है, ये बेर इस तरह बेरी एन्यूरिज्म होती है। ये देखें, ये मतलब कि आपकी क्या हो चुकी है, ये आपकी जो वेसल है वो बाहर की तरफ आ चुकी है और इसमें एक तरह से बेरी एन्यूरिज्म हो चुका है, ठीक है। ये आपको समझ आ चुकी होगी कि बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है और इसमें क्या सीन होता है। और मार्फन सिंड्रोम में भी हमने देखा था कि ये सारी कंडीशन हो रही थी, ठीक है। तो आई होप सो कि अब आपको एक माइंड के अंदर एक इमेज बन चुका होगा कि यार बेरी एन्यूरिज्म और आपकी जो है वो इसका क्या सीन होता है बेरी एन्यूरिज्म का, ठीक है। अब जनाब इसमें हमने देखा कि इसमें जो है वो आपकी वेसल की बाहर की तरफ प्रोट्रूजन हो चुकी थी और प्रोट्रूडिंग हो रही थी। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो वेसल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक गुब्बारा है, ठीक है, आपके पास गुब्बारा है और उस गुब्बारे को आप फैलाओ, मतलब उसके अंदर हवा भरो, ठीक है, तो वो जब गुब्बारा बहुत ज्यादा फैल जाता है, ठीक है, वो डायलेट हो जाता है, तो उसकी जो वाल्स होती हैं वो वाल्स आपको पता है कि वो थिन हो जाती है, काफी बारीक हो जाती है, ठीक है, ऐसा ही है ना, वो काफी बारीक हो जाती हैं, ठीक है। तो मजीद जब उसके अंदर आप हवा भरते जाओगे तो वो एक वक्त आएगा वो फट जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो सेम इसी तरह होता है, अगर एक पेशेंट है जना उसमें बेचारे में मार्फन सिंड्रोम है, उसमें एक तरह से एन्यूरिज्म हो रहा है, उसकी जो वेसल वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रही है, उसकी वेसल ऑलरेडी वीक है, तो उसके अंदर दोबारा से क्या हो जाए, उसमें अंदर उसके पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो जाए, उसको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है। तो अन मतलब उस बेचारे की पहले ही वेसल डायलेट थी, पहले ही आपकी वेसल थिन थी, पहले ही आपकी जो वेसल की लेयर थी वो आपकी कमजोर थी, और उस बेचारे के अंदर दोबारा से क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो उसका क्या होगा, अब ये जो वेसल इजिली रप्चर हो जाएंगी, मतलब कि इजिली जब रप्चर हो जाएंगी इनसे जो ब्लड होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। जब ब्लड बाहर की तरफ आ जाएगा तो ये आपका सारे के सारे जो ब्लड होगा वो कहाँ अकोमुलेट हो जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में, जिसको हम क्या कहते हैं आपकी एक तरह से सब अरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी काज होती है कि जनाब आपके जो सब अरेक्नोइड हेमरेज होती है इसकी काजेज क्या है, वजह क्या है कि ये सारी कंडीशन होती है। आई होप सो कि आपको जो है वो जहाँ पे पता चल गया होगा कि इसकी काजेज क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं कि यार इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग के ऊपर, जो आपका पेशेंट होगा उसकी मतलब कि वो आपके पास आएगा
और उसकी क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी। लाइक क्लिनिकल फाइंडिंग्स, आप जब वो कॉमन सेंस यूज करें तो सारी वो क्लिनिकल फाइंडिंग जो आपके ब्रेन के रिलेटेड हो, क्या क्या हो सकती है उसमें, सीजर भी हो सकता है, उसमें दूसरी आपके एक तरह से लाइक उसको कंफ्यूजन भी हो सकती है, उसको डिजीनेस भी हो सकता है, ये सारी कंडीशन तो हो सकती है। लेकिन हम जो है वो मतलब कि इसमें इम्पोर्टेंट एक पेट फीचर, जिसमें मैं आपको कहता हूँ कि एक पेट फीचर होता है, एक आपकी लाइक किसी भी डिजीज का एक ऐसा फीचर होता है जो हमेशा उसी डिजीज में ही पाया जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक पेट फीचर, एक जो है वो मेन डायग्नोस्टिक फीचर आपके सब अरेक्नोइड हेमरेज का क्या है। तो ये जो पेशेंट आएगा ना, ये पेशेंट आपको क्या कहेगा, ये पेशेंट कहेगा द पेशेंट कंप्लेंट्स कहेगा। आप इसी टर्म को, इसी सेंटेंस को लिखो, ताकि ये आपका एमसीक्यूज इसी तरह आएगा, और ताकि बाद में आपको रिवाइज करना आसान हो जाए। आपने कहना है कि जो पेशेंट होगा वो कंप्लेंट्स करेगा, वो शिकायत आपसे करेगा, किस चीज की कंप्लेंट्स करेगा आप, सडनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही आपने लाइन लिखनी है, यही स्टेटमेंट आपने लिखनी है। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ सडनली सवियर, अचानक होगी और बहुत ज्यादा होगी, इंटेंस होगी, बहुत ज्यादा इंटेंस। और ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंस एंड थंडर क्लैप, ठीक है, क्या होता है कि आपके थंडर क्लैप, ठीक है, यही आपने टर्म लिखनी है कि सवियर इंटेंस थंडर क्लैप हेडेक होगी, ठीक है, सवियर इंटेंस थंडर क्लैप हेडेक होगी। फिर वो कहेगा कि डॉक्टर साहब ये जो हेडेक है ना, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ है, ठीक है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार ये जो मेरी हेडेक है ना, ये वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ है, ये जो हेडेक है ना, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसी हेडेक जो है वो फील नहीं की, ठीक है, वो कहेगा वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। एक तो ये कंडीशन होती है, उस साथ इसको वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है, क्या होता है आपका, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, ये आपने इसमें लिखना है कि पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ सडनली, सडनली कहेगा सवियर इंटेंस थंडर क्लैप हेडेक, और फिर कहेगा कि डॉक्टर साहब वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ है। यानी कि ये जो पेशेंट आपके पास आएगा ना, वो बैठा हुआ होगा, ठीक है, वो बैठा हुआ होगा बेचारे के अंदर, उसके अंदर जहाँ पहले ब्लड वेसल वीक है, उसके अंदर जहाँ एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज होगा, जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर एकदम से रेज होगा ना, तो उसकी जो सर्कल विलस वो फट जाएंगी, और एकदम से उसको, क्योंकि आपकी वेसल्स हैं, आपकी आर्टरीज हैं, तो उसके क्या होते हैं, आपकी लाइक स्पर्टिंग ऑफ द ब्लड होता है, ब्लड बहुत तेजी से बाहर आता है। तो वो जनाब, इस जो पेशेंट वो फौरन आपके पास पहुंचेगा, वो कहता है अभी मैं बैठा हुआ था, मेरा क्या हुआ कि मेरी सर के अंदर जो है ना वो इस तरह हेडेक, मतलब कि बहुत ज्यादा सर दर्द हुआ है, और ऐसा सर दर्द हुआ है कि जनाब ये जो मेरा सर दर्द था ना, ये जिंदगी में मैंने पहली दफा फील किया है, यानी कि सवियर इन थंडर क्लैप, यानी कि अब उसका जो सर होगा ना, मतलब सॉरी, उसका जो हाथ होगा ना उसके सर के ऊपर होगा, और मतलब कि थंडर क्लैप का मतलब होता है बहुत ही सवियर किस्म का, हाई लेवल का, जिस तरह उसके जो है वो सर के ऊपर जब वो एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि बहुत ज्यादा, बहुत ही सवियर हेडेक होगा, और इतना सवियर होगा कि वो कहेगा कि जनाब डॉक्टर साहब, वो चीख रहा होगा उधर से, वो कहेगा डॉक्टर साहब ये मतलब कि बहुत ज्यादा हेडेक है, और उस हेडेक की वजह से उसका जो एक हाथ होगा उसके सर के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसको आपने समझ लेना कि इसमें पेशेंट जो है वो सडनली, एक तो सडनली आएगा, अचानक आएगा, और सवियर इंटेंस थंडर क्लैप का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत सवियर किस्म का हेडेक होगा, और वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ होगा, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, और साथ इसमें वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये जो आपका कॉन्सेप्ट था आपका थंडर क्लैप का, ये और ये जो मतलब कि आपकी स्टेटमेंट्स थी, ये आपको पता चल गई होगी। अब हम आते हैं कि यार मतलब कि आपको ये कंडीशन भी, क्लिनिकल फाइंडिंग भी पता चल गई। अब हम आते हैं कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, क्या एक तरह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या करनी है। अब हम आते हैं इस पेशेंट के अंदर जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो क्या होती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसका एक तरह से वाइटल्स लेने हैं, और वाइटल में आपने बीपी चेक करना है, और हमेशा हमेशा इसमें जो बीपी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्या आपने ब्लड प्रेशर मेजर करना है, और ब्लड प्रेशर क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जी आपने कहना है, फिर इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें सीटी स्कैन करवाना है, जो आपका सीटी स्कैन होगा वो आपने करवाना है, और सीटी स्कैन के ऊपर जो आपका फ्लूइड होगा ना, वो आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ जाएगा। जब वो सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ जाएगा, और आप याद रखो कि जब आपका फ्लूइड जो होता है ना वो किसी टिश्यू में आता है ना, वो आपका व्हाइटिश कलर का होता है, वो व्हाइटिश कलर का होता है, जिसको हम हाइपर डेंस एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, एक तरह से हाइपर डेंस, या आपका व्हाइटिश एरिया कहते हैं।
जब आपकी एयर आती है तो एयर आपकी ब्लैक नजर आती है, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है कि क्या होता है कि जो आपका लाइक आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस होगी ना, इस सब अरेक्नोइड स्पेस में आपको हाइपर डेंस एरिया नजर आएगा, क्योंकि वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है। तो आपने कहना सीटी स्कैन के ऊपर सब अरेक्नोइड स्पेस में आपको हाइपर डेंस एरिया जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो एंजियोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं, सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि वेसल का मसला है तो हम जनाब चेक करना चाहते हैं कि यार वेसल में क्या मसला है, ठीक है। आपकी जो है एट्रियो वेंट्रिकल जो है वो उसकी जना माल एट्रियो वेनस जो माल फॉर्मेशन तो नहीं, लाइक आपकी जो एट्री आर्टरीज हैं वेन्स हैं वो प्रॉपर वो है बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई है, इनका क्या सीन है, उनमें एन्यूरिज्म है या उनमें कौन कौन सी वेसल रप्चर हो चुकी है, उसके लिए आप एंजियोग्राफी वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। इसमें ब्लड प्रेशर अपना ये करना है, सीटी स्कैन आप करवा सकते हो, उसके उसमें आपको सब रेक्टल स्पेस में हाइपरडेंस एरिया मिलेगा। उसके अलावा जो आप करवा सकते हो इसके अंदर, वो आपने मेनली आपने याद रखा, आप लंबर पंक्चर करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो आप इसके अंदर जनाब, लंबर पंक्चर करवाओगे और एलपी करवाओगे। एलपी क्या होता है? लंबर पंक्चर। और आपको पता है कि जो आपका लंबर पंक्चर होगा वो किसके दरमियान करते हैं, आपका मतलब कि L4 और L5 के दरमियान करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और फिर आपका T1 के ऊपर या आपका T2 के दरमियान क्यों नहीं करते हैं, आपने कहना वहां पर जो है वो मैं आपको रीजन बता चुका था, उसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें आप जब आप लंबर पंक्चर करोगे ना, तो मतलब कि आपने क्या करना है, आपने उसका जो CSF का सैंपल लेना है, क्या करना है, जो आपने क्या करना है वहां से आपने जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका सैंपल ले लेना है। अब ये जो आपका CSF होता है ना, ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है। लाइक पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका CSF है ये वाटरी फ्लूइड है, ये वाइटिश कलर का होता है, ठीक है। तो इस ये जो CSF होगा ना, अब इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर तो पेशेंट आपके पास आ जाए 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाए और आप उसी वक्त उसका जो है वो लंबर पंक्चर कर दो, तो आपका क्योंकि CSF जो होता है वो सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर होता है, तो आपकी ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है? ब्लीडिंग भी आपकी सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर होगी है। तो आपका जो CSF होगा उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और उसका जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। क्या होगा आपका? उसका जो कलर होगा वो रेड होगा। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आप CSF का मतलब CSF स्पाइनल जो आपका सॉरी CSF जो है वो सैंपल ले लेते हो, लंबर पंक्चर करते हो, तो आपका जो CSF होगा वो रेड कलर हो जाएगा। आपने कहना रेड CSF, रेड CSF आपको मिलेगा। और इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से रेड CSF को अगर आप लिखना चाहे तो इसको कहते हैं अरिथ्रोक्रोमिक CSF। क्या कहते हैं आपके एक तरह से अरिथ्रो, क्या कहते हैं अरिथ्रोक्रोमिक, ठीक है। अरिथ्रो का क्या मतलब होता है आपका रेड ब्लड सेल, क्रोमिक का क्या मतलब होता है आपका कलर। तो आपको अरिथ्रोक्रोमिक CSF जो वो मिलेगा, ठीक है। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आप लंबर पंक्चर करते हो तो आपको रेड CSF यानी कि अरिथ्रोक्रोमिक CSF आपको मिलेगा। लेकिन अगर जो है वो आपके पास पेशेंट आता है जनाब, उसको जो है वो सुबह हुआ है जनाब, उसको सुबह जो है वो सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपने उसका जो लंबर पंक्चर है वो शाम को किया है, ठीक है। लाइक सुबह उसको हो रही थी लेकिन आपने शाम को उसका लंबर पंक्चर किया है, तो अब उसका जो आपका CSF होगा वो येलो, आपका क्या होगा, आपकी येलो कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? येलो। क्यों होगा अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जो आपका आपका CSF होगा वो येलो कलर का होगा, और येलो कलर को हम क्या कहते हैं? जो येलो कलर होगा इसको हम कहेंगे आपका जेंथोक्रोमिक। क्या कहेंगे आपका एक तरह से? जेंथोक्रोमिक CSF, ठीक है। जेंथोक्रोमिक CSF जो है वो होगा, ठीक है। अगर जनाब आप जो वो डिलेज CSF जो है वो करते हो, डिलेज CSF जो है उसका लाइक लंबर पंक्चर करते हो, उसका सैंपल ले लेते हो, तो आपको एक तरह से येलो CSF मिलेगा जिसको हम जेंथोक्रोमिक CSF कहते हैं। अब वजह क्या है कि जनाब आपका जो CSF है जो येलो हो जाएगा, देखो इसमें क्या होगा कि अब आपकी जो ब्लड होगा ना, ठीक है, वो ब्लड आपके CSF में आएगा। जब वो CSF में आएगा ना, ठीक है, बिल्कुल, तो वो क्या होगा वहां पे जो आपका हीमोग्लोबिन होगी ना, ठीक है, जो आपका हीमोग्लोबिन होगी वो हीमोग्लोबिन भी आपकी CSF में आ जाएगी। जब वो CSF में हीमोग्लोबिन आ जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन आपका हीम और आयरन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। हीम सॉरी आपका हीम और आपका हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और आपका मतलब कि आप एंड प्रोडक्ट इसमें याद रखो कि आपको क्या बनता है, आपको फाइनली अनकंजुगेटेड बिलीरोबिन बनता है, ठीक है। आपका पहले बिलीवर्डिन बनता है, वो सारी चीजें अलग हैं। अनकंजुगेटेड बिलीरोबिन आपको बनता है, ठीक है। और याद रखें, ठीक है, जिस जो आपका बिलीरोबिन होता है, जो आपका बिलीरोबिन होता है, इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, ठीक है। आपको पता है ना, यरकान के अंदर जॉन्डिस के अंदर भी आपका बिलीरोबिन ज्यादा हो जाता है, वो आपकी स्किन में डिपॉजिट हो जाता है, वो आपकी आई का जो लाइक जो स्क्लेरा है उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वो आपको वहाँ पे येलो कलर देता है। वो क्यों होता है? बिली आपका बिलीरोबिन की वजह से, ठीक है। तो आपने कहना कि इसके अंदर क्या अब आपके हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, बिलीरोबिन अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और बिलीरोबिन जहाँ पे भी जाता है ये आपको येलो कलर देता है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन आती है, लाइक इसके अंदर जो है वो आप कंडीशन देखते हो किसमें CSF जो है वो किस कलर का आपको मिलेगा। अब हम आते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट के ऊपर कि लाइक ये जो पेशेंट होगा इसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो, हम मेनली देख रहे हैं कि यार उसके अंदर जो हाइपरटेंशन की वजह से सारी
कंडीशन हो रही थी, ठीक है। तो हमने हाइपरटेंशन को क्या करना है, आपने पहले कहना है कि भाई हमने कंट्रोल करना है किसको, बीपी को। हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है, जो हम सीवीएस में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उन्होंने परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी फार्मा दोबारा स्टार्ट करेंगे छुट्टियों में, ठीक है। तो इसमें आपने, जब हम वहां पे जो है आपकी पढ़ रहे थे सीवीएस, लाइक आपकी सीवीएस, लाइक आपकी सीवीएस ड्रग पढ़ रहे थे, फार्मा पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बनाए, अब बताए थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो आपको एक्सप्लेन किए थे। वहां पे मैंने एक ड्रग आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है, जिसमें था आपका नीमोडिपिन। कौन सी आपकी ड्रग थी जिसको कहते हैं नीमोडिपिन, कौन सी आपकी नीमोडिपिन। अब नीमोडिपिन क्या था, आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थी। और वहां पे क्लियर कट, फर्स्ट एड के ऊपर ये क्लियर कट चीज लिखी हुई है कि यार ये जो आपकी नीमोडिपिन है ना, नीमोडिपिन, ठीक है, नीमोडिपिन आपकी जो वो सब अरेक्नोइड आपकी किस में यूज होती है, आपकी एक तरह से जो आपकी सब अरेक्नोइड होती है ब्लीडिंग, ठीक है, उसमें आपकी यूज होती है, ठीक है। तो वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि निमोडिपिन जो है वो सब अरेक्नोइड, लाइक सब अरेक्नोइड हेमरेज में यूज होती है। और ये क्या है, ये आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो अपने कहने के निमोडिपिन जो होगा उसको हम देंगे, और ये आपकी ड्रग ऑफ, लाइक दूसरी भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगी, जो आपकी निमोडिपिन होगी, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी इसकी चीज की, मतलब कि ये सारी कंडीशन होती है। अब मतलब कि अगर एक और, लाइक अगर मैं कहूँ ना कि आपकी जो है वो निमोडिपिन और कहाँ पे यूज होती है, ठीक है, तो मतलब कि आपकी कोई और भी कंडीशंस होती हैं जिसपे आपका रेनॉल्ड फेनोमिना हो गया, उसमें भी हम यूज करते हैं। आपका चिल बियांस जो होता है उसमें भी हम यूज करते हैं। और अब चिल बियांस आपको पता है इसमें क्या होता है कि आपकी जो होती है ना, लाइक अगर हम इसमें कहें कि चिल आपके बिलियंस होते हैं, ठीक है, चिल बिलियंस होते हैं इनको। इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो आपकी लाइक आपकी होती है ना फिंगर्स, लाइक लोअर लिम्ब की जो आपकी फिंगर्स होती हैं वो रेडिश कलर की हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा सर्दी में ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी जो आपकी होती है ना, वो आपकी एक तरह से किस में हो जाती है, वो आपका रेडिश कलर की हो जाती है, ठीक है। ब्रेन्स में आपकी रेडिश कलर की हो जाती हैं उस सर्दियों में, ठीक है। तो उसमें आपके लाइक आपको ईचिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है, आपको एक तरह से प्रूरिटस हो रहा होता है, प्रूरिटस भी हो रहा होता है सारी। तो उसमें भी आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकती है। उसके अलावा वहाँ पे क्रीम होती है, ठीक है, वो आपने लिखनी है, लाइक जो आपकी फिंगर्स होती हैं लोअर लिम्ब की, आपकी जो पाँव की उंगलियां होती हैं वो बिल्कुल रेडिश हो जाती हैं, ठीक है, सर्दियों की वजह से। तो उसमें आप एक तरह से निमोडिपिन भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा नेफिडिपिन जो होती है, ठीक है, ये भी आपको निमोडिपिन यूज कर सकते हो, जो आपके एक तरह से नेफिडिपिन है। कौन सी आपकी नेफिडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक क्रीम होती है जिसको हम कहते हैं क्लोबी वेट, ठीक है। कौन सी क्रीम होती है, आपको कहते हैं क्लोबी वेट क्रीम, ठीक है। जो क्लोबी वेट क्रीम होती है ये भी आप जो है वो वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब कि आपकी मतलब सारी कंडीशन आती है। और ये आपकी नेफिडिपिन होती है, ये आपकी टैब होती है तकरीबन 30 mg की, ठीक है। तो 30 mg की ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपने देखनी है कि आपकी चिल बयान जो होते हैं, रेनॉल्ड फिनोमिना, आपकी जो है वो उंगलियां होती हैं, आपकी फिंगर्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी हैंड्स की होती है उसमें होता है। चिल बयान आपकी जो टो होती हैं, लाइक आपकी पाँव की उंगलियां होती है, उसमें आपकी रेडिश कलर हो जाती है, उसमें आप नेफिडिपिन यूज कर सकते हो, निमोडिपिन, और आपकी क्लोबी वेट जो क्रीम होती है वो आप यूज कर सकते हो, तकरीबन जो है वो 2 वीक के लिए, 1 वीक के लिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए, ठीक है। तो ये उसका सारा इलाज भी आप, जो ट्रीटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका, इसमें जो आपकी कंडीशन होती है लाइक सब अरेक्नोइड हेमरेज, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। जिसका का कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बता दी, वरना हम जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, क्लियर है आप सबको? ठीक है। अब हम आते हैं आपकी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। देखो, एक कंडीशन जो है वो मैं आपको जो है वो बड़े सिंपल वे से समझाता हूँ, लाइक वो दूसरी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके समझाता हूँ। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि बहुत ज्यादा आपके क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आप जो है वो पॉजिटिव वे से सोचो कि आपके पेरेंट्स हो गए, वो आपके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, ऐसे ही है ना। तो जब वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं ना, ठीक है, तो जब वो मतलब कि आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, जब आपसे दूर हो जाते हैं तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसे ही है ना। लाइक अगर आप किसी से कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, अगर वो आपसे एकदम से जो है वो जुदा हो जाए, अचानक जो है वो दूर हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, या आपकी कोई दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हो आपसे दूर हो जाए, तो आपको जो है वो लाइक बहुत ज्यादा जो है वो दर्द होता है, मतलब कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, ऐसे ही है ना। तो अगर आप उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो ना, तो लाइक आपको यकीन नहीं होता कि यार वो जो बंदा है वो इस दुनिया से चला गया है, ठीक है। मतलब कि आपको यकीन नहीं होता कि यार, आप कहते हो कि यार वो तो मेरे सामने फिर रहा है, ठीक है, उससे मैं बातें कर रहा हूँ।
मतलब कि वो तो आपका फैंटोम होता है। क्या होता है? आपका फैंटोम होता है, मतलब कि आपका एक तरह से वहम होता है। फैंटोम किसको कहते हैं? आपका एक तरह से जो वहम होता है उसको हम कहते हैं, आपके किसी फैंटोम कहते हैं। ठीक है, फैंटोम यानी कि वो मतलब कि आपको ऐसे लगता है कि यार उससे मैं बातें कर रहा हूँ, वो मेरे सामने है। ठीक है, तो वो मतलब कि वो अचानक, हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आप जो है वो इमेजिन करते हो, वो आपके साया होता है, आपका एक तरह से लाइक आप कह सकते हो कि आपका वहम होता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम जो है वो टर्म यूज करें, इसको हम फैंटोम कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि इसमें एक शेर भी आता है कि अगर मैं शेर भी आपको कि सादर करूं, वो कहते हैं कि अच्छा रहने देते हैं। तो आपने कहना है कि आपका क्या होता है। अच्छा सुनाता हूँ, सुनाना। जो लोग, मतलब वो कहते हैं कि जो लोग जानते हो बिछड़ जाने का गम, जो लोग जानते हो बिछड़ जाने का गम, ठीक है, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। ठीक है, तो यही कंडीशन इसमें होती है। ठीक है, तो वो आपका ये सारी कंडीशन जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम जो है वो पॉजिटिव वे से सोचें, ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव वे से सोचें, ठीक है, तो वो सारा आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या होता है कि अगर आपने जो है, सुनाता हूँ लास्ट पे, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने जो वो घड़ी पहनी हुई होती है, आपके लाइक आपके पास वॉच वगैरह होती है, ठीक है, घड़ी वगैरह पहनी होती है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो इस वॉच को कभी जो है वो पहनना भूल जाएं, वो आपको वॉच जो होती है उसको पहनना भूल जाएं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार जो आपका आपकी जो आपकी लाइक ये जो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपने घड़ी जो है वो पहनी हुई है, ठीक है, मतलब कि अगर आप जो है घड़ी पहन के ना जाओ, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है यार मेरा हाथ जो है वो खाली खाली है। ठीक है, क्या आपको उसका जो एक तो उसकी जो आपकी चेन वगैरह होती है ना, वो आपको फील हो रही होती है। हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको जब वो फील हो रही होती है ऐसी, ठीक है, लेकिन वो भी आपके एक वहम होता है, एक फैंटोम होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब अगर हम जो इसको थोड़ा सा और लेकर आए ना, जिन लोगों की क्या होती है, एम्प्यूटेशन होती है। ठीक है, क्या होती है कि एम्प्यूटेशन होती है। एम्प्यूटेशन में क्या होता है कि यानी कि जब आपका कोई भी लिम्ब जो होते हैं वो हम कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, किसी भी वजह से आपका कोई भी लिम्ब होता है, बॉडी का कोई भी लिम्ब होता है, वो हम कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसको मतलब कि हम काट दें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें नॉर्मली जो होता है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी आपका एक तरह से लिम्ब है, ठीक है, ये पूरा लिम्ब है, इसको आगे से जनाब हमने फॉर एग्जाम्पल तो ये डोटेड जो है ना, ये कटा हुआ आपका लिम्ब है। ठीक है, तो इसके अंदर जो जितनी भी आपकी लाइक नर्व्स आ रही होती है ना, ठीक है, वो नर्व्स आपकी इस तरह आ रही होती है। तो जब हम इस नर्व्स को लाइक आपका ये जो ऑर्गन होते हैं इसको हम कट करते हैं ना, तो ये सारी की सारी जो आपकी लिम्स होती है, आपकी सॉरी जो नर्व्स होती हैं इसके ऊपर, उसको यहाँ पे हम जो एक तरह से खत्म कर देते हैं, उनको यहाँ पे मतलब कि यहीं पर लिमिट कर देते हैं, उनको गिरा लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो इस एरिया के अंदर जो है वो इस एरिया को मजीद सप्लाई ना करे। ठीक है, ये आपने समझना है कि लाइक कोई भी आपका ऑर्गन है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसका हमने कोई भी ऑर्गन रिमूव किया है, ठीक है, तो उस ऑर्गन से ऊपर वाली जितनी भी उसकी तरफ नर्व्स आ रही होती हैं, उस नर्व्स को हम क्या करते हैं, उनको मतलब एक तरह से कट कर देते हैं, उनको वहीं पर लिमिट कर देते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन आती है। अब क्या होता है कि कुछ इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर जो होता है ना, जो आपका ये सारी कंडीशन होती है ना, ठीक है, तो कुछ लोगों के अंदर ये आपकी लाइक जो आपकी इतना एंडिंग ऑफ द नर्व है, जो आपकी एंडिंग ऑफ द नर्व है, वो बहुत ज्यादा जो है वो उसकी एक ना हाइपरट्रोफी हो जाती है किसी भी वजह से। लाइक एंडिंग ऑफ द नर्व जो होती है वो उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। जब वो बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो वो क्या करती हैं, वो एबनॉर्मली अपने से इम्पल्स जो होती है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। जब वो इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो जो इसका एक तरह से ये वाला लिम्ब है, लाइक इसके आगे वाला, लाइक आपका जो इसके आगे वाला जो पोर्शन है बॉडी पार्ट, उस तक आपके एक तरह से इम्पल्स वगैरह जो है वो आपका आपका ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, और इतनी इम्पल्स ये आपकी एबनॉर्मल जो इम्पल्सिस होती हैं वो इतनी सवियर होती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार जो मेरा ऑर्गन जो मैंने एम्प्यूटेटेड किया हुआ है, जो ऑर्गन मैं आपकी बॉडी से रिमूव कर चुका हूँ, उसके अंदर भी मुझे जो है ना वो आपकी एक तरह से पेन फील हो रही है। ठीक है, वो होता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको जब वो पेन फील हो रही होती है, लाइक एक तो ये कंडीशन हकीकत में होती है कि आपका कोई भी आपका जो लिम्ब होता है, ठीक है, जो आपका लिम्ब होता है जब उसको काट देते हैं, उसके ऊपर की तरफ जो आपकी नर्व एंडिंग आ रही होती है, उस नर्व एंडिंग को हम क्या कर देते हैं, वहीं पे लिमिट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से क्या हो, आपकी जो नर्व एंडिंग हो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, वो बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, तो उनसे आपकी एबनॉर्मल इम्पल्सिस जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो क्या करती हैं, वो इतनी इम्पल्सिस होती है ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार जो मेरा ऑर्गन जो मेरी बॉडी में है ही नहीं, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको पेन जो है वो ऐसा फील होना स्टार्ट, हकीकत में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी उस लाइक आपके उस ऑर्गन के अंदर जो है ही नहीं, उसके अंदर पेन स्टार्ट हो गया है। जो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे क्या होगी, किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक की तरह, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक,
यानी कि जिस तरह जो है वो आपको मतलब किसी ने जनाब आपको लाइक करंट वगैरह जो है वो लगाया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक होगा, आपको पेन होगा, ठीक है, लेकिन हकीकत में नहीं होता। अब दूसरी में कंडीशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके अंदर ये नर्व एंडिंग भी सही है, लेकिन उसको किसी वक्त जो आता है ना ऐसा डिप्रेशन होता है, ऐसा लाइक वो डिप्रेशन स्टेट में होता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि यार ये जो बॉडी पार्ट जो मतलब कि है ही नहीं, जो एम्प्यूटेटेड हो चुका है, उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और ऐसा लगता है कि जिस तरह मुझे कोई वहां पे करंट वगैरह लगा रहा है, इलेक्ट्रिक जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगा रहा है, बहुत ज्यादा इंपल्स लगा रहा है। तो इसको इस सारी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस सारी कंडीशन को कहते हैं आपके फैंटोम लिम्ब पेन। क्या कहते हैं आपके एक तरह से फैंटोम लिम्ब पेन, ठीक है। फैंटोम लिम्ब पेन में क्या होता है, यानी कि ये जो कंडीशन, फैंटोम का क्या मतलब होता है, वहम होता है, आपका कोई भी वहम होता है जो हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लाइक जिन मतलब कि आपको तो फील नहीं होगा, ठीक है, आपको तो फील नहीं होगा, ये जहाँ पे मैं आपको रीड करवा देता हूँ, आपने परेशानी हो अभी सिर्फ समझो, ठीक है। मतलब अगर आप जो है वो उन लोगों से पूछो जिनकी मतलब कि जो मतलब कि मजदूर हैं, जिनके लाइक वो लिम्ब वगैरह है ही नहीं उनके बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो उनको कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको महसूस होता है कि यार ये जो बॉडी पार्ट है ही नहीं, उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा अलग ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई भी जो है वो आपका लाइक जो है वो करंट वगैरह लगा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं फैंटोम लिम्ब पेन, ठीक है, फैंटोम लिम्ब पेन कहते हैं। इसके अंदर एक तो लाइक आपकी नर्व एंडिंग जो होती है उनकी रीजनरेशन हो जाती है, लाइक वो नर्व एंडिंग जो होती है उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। लेकिन किसी कंडीशन में आपकी हाइपरट्रोफी नहीं होती, आपको लाइक वहम होता है, और आपकी जो इम्पल्सिस होती है ना, वो मतलब कि आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि वहां पे भी आपको पेन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं आपकी फैंटोम लिम्ब पेन, ठीक है। तो अभी मैं आपको रीडिंग भी करवा देता हूँ आपके बुक से, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ आपको समझ आई या नहीं। नहीं लाइक ये सारी जो कंडीशन हो रही होती है ना, ये आपकी इडियोपैथिक हो रही होती है, इसमें कोई भी आपकी रीजन नहीं है कि आपका लाइक ये सारी कंडीशन, इसमें आपका जो पेशेंट होता है उसमें मतलब वो डिप्रेशन में होता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि यार वहां पे मुझे जो है वो पेन फील हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि आप जो है वो एक इसमें जो है वो ट्रीटमेंट जैसे आप करते हो ना, आप उसको एनाल्जेसिक वगैरह दे सकते हो, पेन पेन किलर वगैरह दे सकते हो, लेकिन आपने प्रॉपर उसकी क्या एक मिरर थेरापी होती है, मिरर थेरापी में आप क्या करते हो, उस मिरर थेरापी में जनाब आप उसके जो दोनों, एक जो लिम्ब है जो कटा हुआ है वो, और जो दूसरा लिम्ब है जो सही है वो उसके सामने रखते हो, लिम्ब के मतलब कि आपकी शीशे के सामने रखते हो मिरर की, और उसको दिखाते हो, उसको मतलब क्योंकि वो वहम है उसको हो रहा है, उसको दिखाते हो, वो उसको आप समझाते हो कि यार ये जो आपका लिम्ब है ना ये नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे पेन है, या आपको कोई मतलब करंट वगैरह लगा रहा है, लेकिन आपने उसको यकीन दिलाना है कि यार ये मतलब हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ऐसा सा उसका जो जेन होगा ना, वो आपका जो जेन होगा वो इस तरह मतलब कि यूज टू हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा, उसकी साइकी जो है उस तरह सेट हो जाएगी, तो उसको ये जो पेन होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसको फैंटोम लिम्ब पेन कहना है। इसके ऊपर नहीं है क्या? यार ये जो न्यू एडिशन है ना, उस न्यू एडिशन में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको फैंटोम लिम्ब पेन का, ठीक है। तो लेकिन ये जो आपका ये है ना इस टॉपिक के इसमें आपका नहीं दिया हुआ कि आपका फैंटोम लिम्ब पेन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। अगर जो आपके पास है, ठीक है, तो आपने देख लेना, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा आपके इसमें ग्रुप में, आपका फैंटोम लिम्ब पेन, ठीक है। ये न्यू एडिशन में था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं है आई थिंक। अगर आपकी बुक के है फर्स्ट एड के ऊपर, तो आपने जो है वो जो है वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं फैंटोम लिम्ब पेन, ठीक है। मैं आपको जो है वो यहाँ पे रीडिंग भी करवा देता हूँ जो मेरी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ताकि आप वहां से रीड करो और आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है, सेंसेशन ऑफ पेन होती है, क्या होता है, सेंसेशन ऑफ पेन होती है इन ए लिम्ब, उस लिम्ब में, लाइक यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है। इसमें जो हमने कल पढ़ा था आपका सब ड्यूरल हीमाटोमा एपिड्यूरल हीमाटोमा, उसके नीचे यहाँ पे एक था ये वाला, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसमें, लाइक आपकी इस बुक के ऊपर, ठीक है, जो ये पुराना एडिशन है, ठीक है। मैं आपको जो है वो बुक से रीडिंग भी करवा देता हूँ, अपने सामने बुक जो है वो रख लेनी है। देखिए उसने लिखा हो कि सेंसेशन ऑफ पेन, यानी कि पेन जो है उसकी सेंसेशन होना उस लिम्ब में दैट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, जो मौजूद ही नहीं है, कॉमन आफ्टर एम्प्यूटेशन, यानी कि जब उसको रिमूव करते हो उसके बाद होता है,
एसोसिएटेड विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, यानी कि अगर आपकी जो नर्व एंडिंग होती है वो नर्व एंडिंग जो होती है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए, तो उसमें आपकी ये कंडीशन होती है। ठीक है, एक तो मैंने आपको समझा दिया था, करेक्टराइज्ड बर्निंग, ईचिंग एंड इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। ठीक है, इसमें आपको बर्निंग होती है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है। ठीक है, तो आपने अपनी बुक से देख लेना है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ तक था आपका, ये दोनों हमने पढ़ लिया, आपके सब अरेक्नोइड हेमरेज और आपका दूसरा फैंटोम लिम्फ पेन। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी फिजियो के ऊपर। वहां पे हमने इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एक जो है वो फ्लो चार्ट जो है वो पढ़ना है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट है, आपने याद लाजमी और लाजमी करना है। और ये जो आपका चार्ट है ना, ठीक है, ये जो आपका होगा ये आपका एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको सारे के सारे एमसीक्यू से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी और लाजमी करना है, ये वाला। ये जो आपका है ना, इसको अपने सामने रख लेना है और वहां पे आपको इतना समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इसको अपने सामने रख लेना है और वहां पे आपने एक तरह से इसको याद करना। लाइक मैं आपको बता देता हूँ आपने याद कैसे करना है, लेकिन ये जो सारी कंडीशन है ना जिसने बताई है ना, एग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, तो इसमें ये सारी कंडीशन हमने पढ़ना है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन ये जो आपने ये जो आपका फ्लो चार्ट है, ये जो टेबल है, इसको आपने लाजमी और लाजमी याद करना है, क्योंकि इसके अंदर सारे और सारे के आपके एमसीक्यूज हैं, तो आपने लाजमी और लाजमी इसको करना है। अच्छा, हम आते हैं, वो कहते हैं कि आपके एक तरह से न्यूरो ट्रांसमीटर चेंजेस विद डिजीज। ठीक है, अब न्यूरो क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट करता है आपकी इंपल्स को आपकी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक। ठीक है, उसको हम न्यूरो कहते हैं, आप सबको पता है कि केमिकल सब्सटेंस विच ट्रांसफर नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो कहते हैं। अब आपने इसमें क्या क्या याद करना है, एक तो आपने याद करना है आपका लाइक कौन सा न्यूरो है, कौन सा न्यूरो है। ठीक है, फिर आपने याद करना है कि ये जो न्यूरो है ये आपकी ब्रेन के अंदर कहाँ पे सेंथिसाइज होता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टेबल, इसको आपने लाजमी याद करना है कि आपका एसिटाइल मतलब कि आपका कोई भी न्यूरो है उसका नेम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, फिर जो आपकी यहाँ पे डिजीजेस बताई हुई कंडीशन, इसको हमने पढ़ना है आगे जाके पैथो में। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने याद करना है शिजोफ्रीनिया में इसमें क्या कंडीशन होती है, अल्जाइमर डिजीज में क्या सीन होता है, हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, और पार्किंसन डिजीज में क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें सारा देखना है। अब हम पहले आते हैं आपका एसिटाइल कोलिन के ऊपर, किसके ऊपर, आपकी तरह से एसिटाइल कोलिन के ऊपर, कि एसिटाइल कोलिन का क्या सीन होता है। ठीक है, आपको पता भी होगा एसिटाइल कोलिन का, हमने फार्मा में इसको कंप्लीट डिस्कस किया था, लेकिन आपने यहाँ पे जो चीज याद रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एसिटाइल कोलिन आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसका क्या होता है, आपका न्यूरो होता है। मतलब ये तो आपको इसका नेम पता चल गया न्यूरो का। अब हम आते हैं यार इसकी मतलब कि आपके ब्रेन के अंदर ये कहाँ से सेंथिसाइज होता है, कहाँ से सेंथिसाइज होता है। आपने कहना कि जो बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेन आर्ट होता है। ठीक है, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेन आर्ट जो कहाँ पे मौजूद होता है, जो आपके फोर ब्रेन में, हमने पढ़ा था ना कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता है। तो उसमें जो आपका फोर ब्रेन होता है, ठीक है, फोर ब्रेन में आपका बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेन आर्ट एक एरिया होता है, वहां से जो है वो प्रोड्यूस होता है। वो कहते हैं कि अगर मतलब इस तरह आपको आता है, वो आपके एसिटाइल कोलिन के जो है वो डिक्रीज के जितने भी लाइक आपको एसिटाइल कोलिन जो होगा ना उसके डिक्रीज जितने भी फंक्शन है, इसके जितने भी अपोजिट फंक्शन है वो बता देंगे। ठीक है, जो आपको फार्मा में मैंने बताए थे वो अपोजिट फंक्शन बता देंगे। फिर वो कहेंगे कि उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और उसका जो फोर ब्रेन के अंदर जो है ना अहम मतलब कि फोर ब्रेन डैमेज हो चुका था, तो बताएं वो फोर ब्रेन के अंदर कौन सा लाइक आपका पार्ट डैमेज हुआ था। आपने कहना बेसल न्यूक्लियस, आपने इसके फंक्शन याद करने हैं और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है तो आपने उसको याद करना है। बेसल न्यूक्लियस मेन आर्ट जो फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर आपने याद रखना है कि इसकी डिफरेंट जो आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है इनके अंदर इसकी क्या क्या मतलब कि सिचुएशन होती है, ये बढ़ता है कम होता है, ये क्या सीन है। अनएक्साइटी के अंदर लाइक अनएक्साइटी जो होती है, गुस्से के अंदर आपने कहना है कि इसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल रहता है, इसके अंदर लेवल बढ़ता है ना ही आपका कम होता है, ये आपने याद रखना है। डिप्रेशन के अंदर इसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल रहता है और ना ही कम होता है, लाइक ये नॉर्मल रहता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। शीजोफ्रेनिया के अंदर आपने याद रखना है। ठीक है, जब मैंने आपको सीएनएस की फार्मा पढ़ाई थी, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको कंप्लीट बताया था कि शीजोफ्रेनिया क्या होता है, इसकी आगे कंडीशन होती थी। ठीक है, तो अगर जिनको नहीं पता उन्होंने यहाँ पे सिर्फ याद कर लेना है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना आपकी उसकी फार्मा वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपने कहना है कि इसमें शिजोफ्रेनिया के अंदर भी आपके स्टाइल कुलिन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल रहता है। अल्जाइमर डिजीज, हंटिंगटन डिजीज और पार्किंसन डिजीज में इसमें क्या होता है,
अल्जाइमर डिजीज में आपका एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। आपका यही एमसीक्यूज है, वो पूछते हैं एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, आपने कहना कम हो जाता है, और यही आपके एमसीक्यूज आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटिंगटन डिजीज हम आगे पढ़ेंगे, बायोकेम में भी हमने इसको डिस्कस किया था। हंटिंगटन डिजीज में ये कम हो जाता है, और पार्किंसन डिजीज में इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एसिटाइल कोलिन बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेन आर्ट जो फोर ब्रेन है वहां से प्रोड्यूस होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया तीनों में नॉर्मल रहता है। अल्जाइमर डिजीज में और हंटिंगटन डिजीज में कम हो जाता है इसका लेवल। पार्किंसन डिजीज में इसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखना है। अब हम आते हैं दूसरे के ऊपर, लाइक जो आपका दूसरा है आपका न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं डोपामीन। कौन सा आपके एक तरह से डोपामीन, और उस डोपामीन का क्या सीन है। डोपामीन को आपने याद रखना है कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपका डोपामीन होता है, ये डोपामीन आपके वेंट्रल टैगमेंटम एरिया, ठीक है, कहाँ से, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया, और आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा, कहाँ से, सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कहाँ पे होता है आपके मिड ब्रेन में होते हैं। ये दोनों पार्ट जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों मतलब कि जो पार्ट्स होते हैं ये आपके मिड ब्रेन में होते हैं, वेंट्रल टैगमेंटम एरिया और आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज आता है, ठीक है। वो कहते हैं कि यार जो पार्किंसन डिजीज है, ये आपका अल्जाइमर डिजीज है, ठीक है, मेनली आपके पार्किंसन डिजीज आती है। वो कहते हैं पार्किंसन डिजीज में आपके डोपामीन का लेवल कम होता है। तो बताएं उसमें कौन सा पाथवे जो होता है वो डैमेज होता है। उसमें आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे होता है, ठीक है। और आपके इसमें जो है वो सब्सटेंशियल नाइग्रा जो होता है वो उसका पार्ट होता है, सब्सटेंशियल नाइग्रा भी उसमें डैमेज हो जाता है। इस तरह आपके एमसीक्यूज आएंगे। जब आपको ये सारे स्ट्रक्चर पता होंगे तो आपको इसका डिफरेंट डिजीजेस के अंदर इसके लेवल का पता होगा, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। तो डोपामिन आपका वेंट्रल टैगमेंटम एरिया, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो मिड ब्रेन के पार्ट है वहां से रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर अनेक्साइटी के अंदर, अनेक्साइटी के अंदर आपने कहना है कि इसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल रहता है। डिप्रेशन के अंदर इसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंटी डिप्रेसिव जो ड्रग हमने पढ़ी थी, ठीक है, एंटी डिप्रेसिव ड्रग, उसमें हम डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। हम आप बाहर से डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग दे रहे थे, आपको याद हो या ना याद हो। तो इसमें आपका शीजोफ्रेनिया में लाइक जो आपकी एक तरह से साइकोटिक ड्रग, हमने एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ी थी, वहां पे भी हमने देखा था कि हम एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग दे रहे होते थे, ऐसी ड्रग दे रहे होते जो डोपामिन के लेवल को कम करे। क्योंकि शिजोफ्रेनिया में आपकी जो साइकोटिक डिसऑर्डर होती है इसमें आपका ये डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। और अल्जाइमर में आपने कहना कि ये नॉर्मल रहता है, और हंटिंगटन डिजीज में ये कम सॉरी इंक्रीज हो जाता है। पार्किंसन में आपने लाजमी और लाजमी इसको याद करना है, पार्किंसन में आपने कहना है इसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। पार्किंसन में इसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखो पार्किंसन में क्या हो रहा है, ये दो आप ये जो लाइन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपके एमसीक्यूज हैं और यही आपके आपकी आगे जो है वो कंडीशन आएगी, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। पार्किंसन डिजीज जब हम आगे पढ़ेंगे ना पैथो में, तो वहां पे ये दोबारा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना वो पूछते हैं कि जो आपकी पार्किंसन डिजीज होती है, इस पार्किंसन डिजीज में आपका एसिटाइल कोलिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और पार्किंसन डिजीज में जो डोपामिन का लेवल है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि एसिटाइलकोलिन का लेवल और डोपामिन का लेवल पार्किंसन में कैसा होता है, तो ये आपने लाजमी इसमें देखना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको डोपामिन भी पता चल गया होगा। अब जो तीसरी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आपका आपका गैबा आता है, ठीक है। आपका गैबा आता है, और गैबा आपको पता है क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसने सब कुछ इनहिबिट करके रख देना होता है। अब ये जो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये आपका न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस से प्रोड्यूस होता है, जो बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन का। और हमने सेफ ट्राइएक्सोन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि उसमें आपका अनकंजुगेटेड बिलीरोबिन जो है वो बेसल गैंग्लिया में जाता था, आपके पोन्स में भी जा सकता है, मेडुला में भी जा सकता है, सेरिबेला में भी जा सकता है। मेनली आपका 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 बेसल गैंग्लिया जो है ये सबसे मशहूर है, तो इसलिए हमने बेसल गैंग्लिया को ही देख लेते हैं। तो बेसल गैंग्लिया में जो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है वहां पे एक लाइक आपका पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस। तो न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस से आपका गैबा प्रोड्यूस होता है, एक बात। फिर हम आगे आते हैं कि जो आपकी एनएक्साइटी होती है, एनएक्साइटी में जो आपका गैबा होता है इसका लेवल कम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जब आपको गुस्सा आता है ना तो आपके हाथ जो आपके हाथ है वो कांप रहे होते हैं, आपका जिस्म कांप रहा होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे गैबा कम हो जाता है। और गैबा ने क्या करना होता है, जो भी आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना उनको कम करना होता है, ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को कम करना होता है। लेकिन इस अनएक्साइटी में आपके जो आपका गैबा है ये कम हो जाता है। जब ये बेचारा खुद ही कम हो जाएगा, आपके एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो क्या होगी, वो बढ़ जाएंगे। जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो आपको लाइक आपके सारे जो आपके लिम्स होंगे, आपके हाथ होंगे, आपके जिसम वो कांपना स्टार्ट कर देता है। आपने अक्सर देखा कि आपने अक्सर नोट भी किया होगा। तो आपने याद रखना कि गैबा का एंजाइटी में क्या रोल होता है, वो कम हो जाता है। डिप्रेशन में नॉर्म आपका नॉर्मल रहता है, शिजोफ्रीनिया में भी नॉर्मल रहता है,
अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि अल्जाइमर में इसका जो लेवल होता है वो भी आपके से नॉर्मल रहता है, ठीक है। डिप्रेशन में आपने याद रखना, इसमें यहाँ पे इसने नॉर्मल लिखा हुआ है, ये जो होता है ये कम भी हो सकता है, ठीक है, डिप्रेशन में। क्योंकि डिप्रेशन में आपने कहना है कि सिर्फ आप याद रखो, जो डिप्रेशन होता है ना, इसमें आपका गैबा का लेवल जो है वो कम भी हो सकता है लेकिन नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, तो ये इसमें आपने याद रखना है। शिजोफ्रेनिया में और अल्जाइमर में ये नॉर्मल रहता है, हंटिंगटन डिजीज में जो है कम हो जाता है, लेकिन गैबा पार्किंसन में नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि गैबा इसमें क्या होता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना, ये ऊपर वाली जो मैंने आपको जो है वो अंडरलाइन करवाई, इसको आपने लाजमी देखते हैं कि पार्किंसन का क्या सीन होता है। अच्छा, फिर हम गैबा का आपको पता चल गया, एंजाइटी में इसका आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। नोर एपिनेफ्रिन की तरफ आते हैं कि नोर एपिनेफ्रिन का क्या सीन है। नोर एपिनेफ्रिन आपको पता है कैटेकोलामाइन है, ठीक है, और ये सारी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। अच्छा, तो कहाँ से आता है लोकस, आपका लोकस सिरोलियस, कहाँ से, जो लोकस सिरोलियस आपके पोन्स, और पोन्स मैंने आपको बताया था इसमें मिक्चुरेशन सेंटर होता है, आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है, लाइक आपके रोम्बन सेफ्लॉन का पार्ट है, ठीक है, हाइंड ब्रेन रोम्बन सेफ्लॉन का पार्ट है ना, ठीक है। तो पोन्स में एक आपका एरिया होता है जिसको हम कहते हैं लोकस सिरोलियस। लोकस सिरोलियस से आपका नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होता है। अनएक्साइटी में इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज, अनएक्साइटी में आपको पता है ना कि आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये सारी कंडीशन आपको पता है। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, आपको पसीने आ रहे होते हैं, वो क्यों होते हैं, नोर एपिनेफ्रिन ज्यादा, नोर एपिनेफ्रिन आपकी एंजाइटी में ज्यादा हो जाता है और वो सारी कंडीशन आपको करवा रहा होता है। डिप्रेशन में इसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है, और आपका दूसरी कंडीशन इसमें सब में नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है मेनली नोर एपिनेफ्रिन एंजाइटी, और आपकी डिप्रेशन में आपने देखना है किसका क्या सीन होते हैं। अब हम आते हैं आपकी सेरोटोनिन के ऊपर कि सेरोटोनिन का क्या सीन होता है, ठीक है। सेरोटोनिन कहाँ से बनता है, आपने कहना है कि यार ये जो सेरोटोनिन है ना, ठीक है, ये आपके रेफे न्यूक्लियाई, और रेफे न्यूक्लियाई आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट है, और ब्रेन स्टेम किससे मिलके बना होता है, एक बेसल गैंग्लिया होता है, या आपके यहाँ पे ब्रेन स्टेम है। लेकिन ब्रेन स्टेम जो होता है ना, ये आपके आपके जो मिड ब्रेन होता है ना, जिसको हम कहते हैं मीजनसेफेलॉन, ठीक है, जो मिड ब्रेन होता है मीजनसेफेलॉन, प्लस आपका जो पोन्स होता है, प्लस आपका जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं आपका ब्रेन स्टेम। ये आगे भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपने कहना कि यार जो ब्रेन स्टेम है उसमें होता है आपके रेफे न्यूक्लियाई, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, इसमें आपका रेफे न्यूक्लियाई होते हैं। और जो रेफे न्यूक्लियाई होता है वहां से क्या होता है, आपका सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन का जो लेवल होता है ये आपकी एंग्जाइटी में क्या होता है, कम हो जाता है। आपकी डिप्रेशन में क्या होता है, कम हो जाता है। आपको याद है मतलब कि हमने पढ़ी थी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI इनहिबिटर, ठीक है। वो SSRI इनहिबिटर क्या करता था, उसका काम ये था, उसने जनाब आपके सेरोटोनिन के लेवल को आपकी जो साइनेप्टिक स्पेस थी ना, जो आपकी साइनेप्टिक स्पेस थी उसके अंदर इंक्रीज करना होता था, ठीक है। तो उसमें क्योंकि डिप्रेशन में हम दे रहे होते थे आपकी एस एस आर आई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जब डिप्रेशन में देते थे तो इसका काम क्या होता था, जिस साइनेप्टिक स्पेस के अंदर आपका सेरोटोनिन के लेवल को कम करता है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि अब हमने देख लिया कि सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो डिप्रेशन में क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन होती है इसमें नॉर्मल रहता है, और पार्किंसन में इसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका था, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये जो है आपका टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें को लाजमी और लाजमी याद रखना है। तकरीबन आपकी जो न्यूरोलॉजी है ना, आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो इस टेबल से आते हैं, और सबसे ज्यादा जो आपके MCQs आते हैं वो इसी टेबल से आते हैं, ठीक है। तो इसको आपने जो कॉन्सेप्ट वाइज याद करना है कि एनजाइटी में आपको जो आपकी कंडीशन क्या क्या हो रही होती है, तो वहाँ पे कौन कौन सा न्यूरो याद हो सकता है, ठीक है, कौन सा जो है वो ब्रेन का लाइक पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। फिर आपने पार्किंसन में आ जाना है, अल्जाइमर में आ जाना है, ये सारी कंडीशन। हंटिंगटन डिजीज अगर आप याद करना चाहो तो ठीक है, अगर आप ना याद करना चाहो ना तो इसको स्किप भी कर सकते, इसका कौन इतना फायदा, ठीक है। लेकिन पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, इसको डिप्रेशन, इस तीनों को मतलब तीन आपने जो पांचों रहेगी ना, इसको आपने लाजमी और लाजमी याद करना है। लेकिन सबसे ज्यादा आपने डिप्रेशन पे आना है, आपने इसके हंटिंगटन सॉरी आपका अल्जाइमर पे आना है, पार्किंसन के ऊपर आता है आना है, और इसकी लोकेशन के ऊपर, ठीक है, इनकी लोकेशन के ऊपर जी आपने जो है वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, इसमें सारा क्या कंडीशन होती है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दें आपको समझ आई है या नहीं आई।